हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। गाइस, बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके वीडियो सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो लेक्चर चालू करने से पहले कि यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, है ना, जो कि गेट, आईएएस और स्टेट एई, जीएई और भी सारे एग्जाम्स की हेल्पफुल है। और मैंने इनके इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ। आप वहाँ से अगर नए स्टूडेंट है तो देख सकते हैं। बाकी आप पुराने हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो बेहतर है, आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्वेश्चन, क्या किस तरह से हम लोग वीडियो को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ दिख सकता है, आपको देख सकते हैं। तो हमने बताया था आपको कि बिल्डिंग मटेरियल में हमारे जो पहले फर्स्ट यूनिट में है, हमने पार्ट वाइज किया था, वो सारा डिटेल मैंने बता चुका हूँ। फिर भी एक बार आप ओवरव्यूज कर लें, सब चीज़ यही चीज़ को पढ़ना है मुझे डिटेल से, ठीक है। तो चलिए लेक्चर 4 को देखते हैं आज। तो लेक्चर 4 में आप देख सकते हैं, है ना, ये आपके लिए मैं लिख दिया लेक्चर 4 मैनेजमेंट का, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लाया है लेक्चर 4 में। लेक्चर 3 में बताया था मैंने आपको वहाँ पर कि सारे टेस्टिंग जो स्टोन के हमने क्वेरिंग कर चुके हैं। जो आप सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो है उनका, और सेकेंड फर्स्ट तीनों देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप न्यू स्टूडेंट है तो आप विजिट करें, और जो हमारे जुड़े स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उनको कंटिन्यू वीडियोज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो आज की टॉपिक होगी फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की सारे टेस्टेज के टर्म्स को देखना, उनके सारे टर्म्स को देखना कि क्या टर्म्स है, और उनको ब्रीफली आने वाले मतलब लेक्चर्स में कवर करना। तो आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसका? स्टोन का। आप सेकेंड वीडियो से वहाँ से आप लिंकअप करके या रिलेट करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारा चीज़ दिखाया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन। पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन यानी पेट्रोग्राफिक चेक करना, एग्जामिन करना क्या है स्टोन के लिए। सो आज हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स इम्पोर्टेंट for the purpose of petrographic classification and to identify the texture, microfractures and to determine the presence of harmful minerals like pyrites and marcasite। ये पेट्रोग्राफिकल एग्जामिनेशन होता है, क्लासिफिकेशन, है ना। और ये आइडेंटिफाई करता है क्या क्या? टेक्सचर, माइक्रोफ्रैक्चर्स, और डिटरमाइन करता है कि क्या हार्मफुल प्रेजेंस है इसमें, मतलब मिनरल्स में, जो कि उसमें पायरेट्स और मैक्रेसाइट आ जाते हैं, ठीक है। ये पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन होती है एक स्टोन की, जो हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख सकता है, आप टर्म्स याद रखें कि किस चीज़ के लिए होता है। आइडेंटिफाई ऑफ टेक्सचर, माइक्रोफ्रैक्चर्स एंड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल मिनरल लाइक पायरेट, मैग्नेसाइट, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर मैं आपको टिक कर दूँ तो आप ये देख सकते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पेन भी नहीं चल रहा है। उसके बाद क्या है, मैं सारे टर्म्स को देख रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसके ब्रीफ में जाएंगे, है ना। अब क्या है, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। डेंसिटी के भी हम लोग देखेंगे, वहाँ डेंसिटी इंडेक्स देखेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूले देखेंगे, सब बारीकी हम लोग इसके डिटेल्स में जाएंगे ना। तो मतलब जो टर्म्स हम लोग अभी देख रहे हैं, क्या इससे बेनिफिट है, क्यों यूज़ करते हैं, इस चीज़ को अभी देख रहे हैं, ठीक है। जो कि एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहता है। अगर आपके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जेई में, एई में, हालांकि गेट में भी कभी कभी क्वेश्चन को जो है ना फ्रेम कर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव थ्रू, ठीक है, ताकि उसमें एक क्वेश्चन डाल के, तो आपको टर्म याद रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों में क्या अंतर है।
खैर दोनों तो अलग अलग टर्म्स हैं, तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ हम देख रहे हैं। द प्रॉपर्टीज आर यूजफुल टू, प्रॉपर्टीज है यूजफुल टू डिटरमाइन द वेट ऑफ स्टोन फॉर हैंडलिंग एंड शिपमेंट। अब क्या है कि इस दोनों के टेस्टेड से हमें ये फायदा होती है कि हम स्टोन के वेट्स को पता करते हैं, क्योंकि उसमें हमको हैंडलिंग करना रहता है और शिपमेंट करना रहता है, भेजना रहता है, उठाना पुठाना, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, और क्या वेटेज होती है, किस तरह से इसके स्टोन के क्या वेट है, तो उस चीज़ को मतलब शिपमेंट में किस तरह से ये इजी होगा कि नहीं, तो इसकी डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की दोनों फैक्टर्स को जोड़ के ये एप्लीकेशन निकलता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। गाइस मैंने बताया था आपको प्रीवियस में कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये निचोड़ है 2-3 बुक्स के और जो अच्छे इंस्टीट्यूट कोचिंग के। मैं खुद एक आईएएस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो पता है किस तरह से अभी हमारे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं कोविड-19 की वजह से, तो हम लोग थोड़ा सा इस पे अभी हम लोग जो है ना आपको अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करने की उम्मीद जगाया, तो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने लेक्चर आपके लिए कब बनाने जाने जा रहा हूँ। उसी तरह टर्मिनोलॉजी में देख सकते हैं पोरोसिटी एंड परमिबिलिटी का होती है। हमने सवाल में भी, अगर आप लोगों ने सवाल किया होगा तो आप सवाल से भी देख सकते हैं वहाँ परमिबिलिटी क्या होती है। द प्रॉपर्टीज आर यूजफुल टू एसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन। ये प्रॉपर्टीज होती है ना, जो एसेस करती है ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन, स्टोन की योग्यता एसेस है ना पता करती है। ठीक है, एसेस करती है स्टोन की ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, स्पेशली रेसिस्टेंस अगेंस्ट प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन अंडर एक्सपोजर टू सर्व क्लाइमेट। अब क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन तो इफेक्ट करता ही है किसी भी स्टोन, चाहे किसी भी चीज पर, तो यहां बात स्टोन की आ रही है ना। एक मिनट गाइस, अंधेरा हो रहा है, एक मिनट। एंड लीचिंग भी होती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सीपेज वाटर। अब सीपेज वाटर की वजह से भी इसमें लीचिंग आती है, एक्सपोजर से क्लाइमेट की वजह से जो डिटोरिएशन आता है उसकी रेसिस्टेंस को पता करता है ये, पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज है तो यूजफुल टू असेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन स्पेशली इट्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन। ठीक है, आप खुद भी अब इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, क्लाइमेट एंड सीपेज वाटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन आप लोग जानते होंगे, सॉइल से रिलेटेड है ना। सब तो लगभग टर्म्स जो है इनकी सॉइल से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। द प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू एसेस इज प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ पोर्स स्पेसेस। अब प्रॉपर्टी है ये यूजफुल करता है किसके लिए? प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ पोर स्पेसेस एंड प्लेन्स ऑफ वीकनेस इनहेरेंट इन द स्टोन एज क्लीवेज, माइक्रोफ्रैक्चर एंड फिशर्स। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एक आप बोल सकते हैं तो मॉइस्चर को कंटेन करना है ना। एब्जॉर्प्शन होता है ना, एक एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉपर्टीज किसकी होगी, या तो ये प्रेजेंस में या एब्सेंस में। क्या? पोर स्पेस। पोर जो होते हैं ना, पोर्स तो वो एक एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन को वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब और प्लेन्स को वीकनेस करता है इनहेरेंट। ठीक है, स्टोन जो कि क्लीवेज को कहा, इसको क्लीवेज कहा जाता है। तो आप मोटा मोटी ये समझे कि एब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या हो सकता है स्टोन में, तो वो क्लीवेज आ सकता है। क्लीवेज एक टर्म है, ठीक है, वो उसमें पैदा हो सकता है, जो कि माइक्रोफ्रैक्चर्स और ये इस इस्तेमाल ये मतलब इसका हार्मफुल बनता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नया टर्म पी वेव वेलोसिटी। पी वेव वेलोसिटी क्या है, इसको क्या समझेंगे? पी वेव वेलोसिटी क्या है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये
पी वेव वेलोसिटी इज द कंप्रेशनल वेव्स। अब देखिए ये किस तरह का वेव है। पी वेव वेलोसिटी इज द कंप्रेशनल वेव्स टू property, the property is useful to assess the soundness of the block and select the suitable splitting technique। अब देखिए क्या है कि इसका फायदा तो होता है साउंडनेस ऑफ ब्लॉक के लिए, है ना। ये पीवी वेलोसिटी जो है साउंडनेस ऑफ ब्लॉक्स, तो जितने अच्छे साउंड आएंगे तो वो बेहतर होता है। तो वो आपको पीवी वेलोसिटी से ही मेजरमेंट पता चलता है, ठीक है। तो साउंडनेस ऑफ ब्लॉक के लिए ही ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें एक सिलेक्ट कर किया जाता है क्या, सुइटेबल स्प्लिटिंग टेक्निक। स्प्लिटिंग टेक्निक क्या होती है, इसमें एक फैट और शायद एक पग होता है, जो कि एक चीजल एक हैमर से हम जैसे पत्थर को तोड़ते हैं ना, तो पत्थर टेंशन फॉर्म में आती है और चीजल जो है कंप्रेशन फॉर्म में आती है, उसी को ये स्प्लिटिंग टेक्निक कहा जाता है। तो उसमें जो है हेल्पफुल होता है साउंडनेस में, तो पीवी वेलोसिटी वहां हेल्प की जाती है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं और आपको ये आप दिक्कत ना करें, आपको तो ये प्रोवाइड की जाएगी। आपको ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके सारे पीडीएफ आपको बना के आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए क्या है, स्क्रीन छोटा है, थोड़ा सा आप दिक्कत ना करें। अब हार्डनेस क्या होती है, ये तो हार्डनेस आप लोगों को पता भी होगा कि हार्डनेस क्या होती है, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने आपको एक कंसेप्ट के थ्रू और एक स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ लिख दिया है। हार्डनेस अ कंसेप्ट ऑफ मटेरियल बिहेवियर रेदर देन अ फंडामेंटल मटेरियल प्रॉपर्टीज इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्टोन टू इंडिटेंटेशन, रिबॉन्ड या स्क्रैच। अब हार्डनेस क्या होता है कि मान लिया हम कोई फोर्स लगा रहे हैं चीज को, आप ट्रांसपोर्टेशन में सॉइल में सब में देखे होंगे। तो मान लो एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक फंडामेंटल स्टोन की प्रॉपर्टीज होती है, जो कि उसमें ना तो स्क्रैच आती है, ना वो रिबॉन्ड होते हैं, ना ही वो डिटेंटेशन होते हैं, ठीक है। हार्डनेस इसी को बोला जाता है। अब मान लें किसी चीज जो है उसको तोड़ रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहा है ना, तो वो आप कहते हैं, या उसको स्क्रैच करना चाहते हुए स्क्रैच नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत हार्ड है। हालांकि एक लिमिट में वो स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन तो वो एक लिमिट होगा जो कि वो स्क्रैच करेगा, लेकिन कब, तो उस टाइम में हम उनको बोलेंगे हार्डनेस इसकी बढ़ रही है। जितनी हम एफर्ट लगाएंगे, जितनी लोड लगाएंगे, जो कि उसमें डिटेंटेशन हो और रिबॉन्ड हो, तो स्क्रैच हो, तो हार्डनेस होती है। इसका एक टर्म होता है टफनेस। तो टफनेस में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट, टफनेस में बताना चाहूंगा, टफनेस क्या है, रप्चर को, यानी कुछ भी कर ना उसमें स्क्रैच का भी लिमिटेशन आएगा, कुछ भी इतने ठोस होते हैं वो कि ना वो रप्चर उसमें पैदा होते हैं, ना ही स्क्रैच ना कुछ, तो वो ठोस वो टफनेस में आते हैं, ठीक है। तो उसमें आप कंफ्यूजन ना करेंगे आप। तो आगे देखते हैं। अब है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है ना। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी से है, ठीक है। तो देख सकते हैं, आपको दिख रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो आप लोग जानते होंगे गाइस, इतना तो है नहीं, स्टूडेंट है तो आप लोग थोड़ा सा सॉइल में, सोम में, उसमें आप पढ़ चुके होंगे कुछ। क्या है ना, सिविल इंजीनियर एक पेपर दूसरे पेपर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं कुछ टर्म्स हम लोग जो पढ़ते हैं वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हम इसके लिए आपको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि यूजफुल में आपको क्वेश्चन मार्क कर सकता है कि ये किस चीज के लिए यूज होता है, या इसकी क्या मतलब क्या किस तरह से क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टर्म को देख के इसको डिटेल में देखेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल टू सेलेक्ट द स्टोन ऑफ सुइटेबल फॉर वेरियस पर्पज एंड टू प्रिडिक्ट लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस। अब वही बात बताया मैंने कि अगर स्टोन इस तरह से लेंगे कि जो अगर कितने कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है तो वो उसको सहन करे और लॉन्ग टाइम तक चले, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
ठीक है। अब इलास्टिक कांस्टेंट क्या होती है? इलास्टिक कांस्टेंट हमने सोम में अच्छी तरीके से पढ़ा आप लोगों ने, है ना। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? इट इज यूज टू सिलेक्ट सुइटेबल एक्सट्रैक्शन टेक्निक। अब ये हेल्प ये करता है कि हम सुइटेबल टेक्निक यूज करें जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना। या इक्विपमेंट प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ क्वेरीज। जब हम क्वेरीज में बताएंगे आपको, आप सेकंड वीडियो में देख लें, उसमें आपको पता होगा जब क्वेरीज करते थे तो उसमें सारे टेक्निक यूज करते थे, तो वहां पर इलास्टिक कांस्टेंट की बात नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ हम टर्मिनोलॉजी में उसकी बात कर रहे हैं। इलास्टिक कांस्टेंट जो है उसकी बेनिफिशियल आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक्सट्रैक्शन करने काम में टेक्निक को सुइटेबल बनाता है कि किस तरह से हमें लेना है इलास्टिक कांस्टेंट के हिसाब से, ठीक है। एंड कैन ऑल्सो फाइंड द एप्लीकेशन इज कंट्रोल स्प्लिटिंग यूजेस एक्सप्लोजिव। अब तोड़ फोड़ के लिए भी जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें भी इलास्टिक कांस्टेंट का काम आता है, ठीक है। तो मोटा मोटी में हम लोग बस यही समझ रहे हैं, तो आगे देखते हैं, है ना। मॉडुलस ऑफ रप्चर, देखिए आ गया मॉडुलस ऑफ रप्चर, आप लोग को इसके बारे में बता रहे थे। दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ स्लैब्स। अब रप्चर क्या है? मॉडुलस, अच्छा रप्चर अलग है, मॉडुलस ऑफ रप्चर है। मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है? ये द प्रॉपर्टी है जो यूजफुल होता है क्या कैलकुलेट करने में, थिकनेस ऑफ स्लैब्स यूज्ड फॉर लोड बेयरिंग एप्लीकेशन। अब क्या है कि हम मान ले हम कोई फाउंडेशन कर रहे हैं, वहां पर लोड बेयरिंग कैपेसिटी की एप्लीकेशन की किस तरह से हमें रखना है, क्या है, किस तरह क्या चीज देखना है, थिकनेस कितना लेना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किस फैक्टर पे ध्यान देना होगा? इस पे, मॉडुलस ऑफ रप्चर पे। तो आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंसाइल जिस तरह से कंप्रेसिव, उस तरह से टेंसाइल भी हम देखेंगे, टेंसाइल में क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इट यूज टू सेलेक्ट सुइटेबल एक्सट्रैक्शन टेक्निक एंड एक्सप्लोजिव। बस वही बात है, ये भी वो ये कह रहा है कि एक्सप्लोजिव के लिए हमें अच्छे से अच्छे टेक्निक इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ पर फैक्टर्स पर फोकस करना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आगे, आपके पास सबकी डिटेल्स देखेंगे, सबके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज क्या इसका रोल होता है, प्ले करता है, तो हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। एब्रेशन, एब्रेशन हम लोग इसको जनरली बोलते हैं कि जैसे रोड पे हम लोग अगर रोड बनाते हैं तो उसमें जो मतलब कि इसमें एग्रीगेट यूज होता है, तो एग्रीगेट की फ्रिक्शन कैपेसिटी क्या है, जो एक व्हील जो टायर होते हैं तो इसके बीच में जो घर्षण पैदा होती है ना, तो वो कितना मतलब टूटता है, कितना फूटता है, जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, तो उस चीज को हम ही लोग एब्रेशन टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है, कि इसकी क्या स्ट्रेंथ है एक रोड के लिए। खास करके एब्रेशन टेस्ट तो रोड के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ आप फिर भी देख लेते हैं, स्टोन में है तो एब्रेशन, एब्रेशन इज रेसिस्टेंस, है ना, इज द रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन टू मैकेनिकली वेयरिंग, बताया, ग्राइंडिंग, स्क्रैपिंग या रबिंग अवे ऑफ स्टोन सरफेस बाय फ्रिक्शन या इम्पैक्ट। वही बात बताया मैंने कि ये एब्रेशन जो है ये एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जो कि एक व्हील, जो कि गाड़ी के जो चक्के होते हैं उसकी और इसी कांटेक्ट में जो आते हैं, चक्के रोड पे है तो एग्रीगेट आते हैं, तो उसकी जो स्पीड होती है जब वो ब्रेक लेते हैं तो उसमें कुछ स्पीड होती है, तो उसमें घर्षण पैदा होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैपिंग होना, रबिंग होना, वेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ग्राइंडिंग। तो इस चीज को जो है ना अवॉइड करने के लिए हमें एब्रेशन टेस्ट करना होता है और इसकी रेसिस्टेंस चेक दे देना पड़ता है, ठीक है। और ये यूजफुल टू है डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन टू स्टेप्स, फ्लोरिंग एंड पेमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर पेमेंट्स दे भी दिया है, फ्लोरिंग भी दे दिया है, स्टेप्स में भी दिया है, ठीक है, जो कि वो है ना। तो ये सब तो आप खुद जानते हैं, आप जो स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है।
अब इम्पैक्ट रेसिस्टेंस क्या है? इम्पैक्ट रेसिस्टेंस क्या है? इम्पैक्ट रेसिस्टेंस को it's useful to determine of the stone to failure under the impact when exposed rough uses and as many occurs and steps flooring storing warehouse. अब ये क्या है कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब इम्पैक्ट है जिसकी वजह से रफली यूज कर रहे हैं, है ना, और जो फ्लोरिंग में मतलब वो सहन नहीं कर पा रहा है, इम्पैक्ट नहीं, मतलब इम्पैक्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज को प्रोवाइड करना, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कैसे रखना है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन, है ना, थर्मल एक्सपेंशन। The property is useful to assess suitable of the material for use in severe environmental and temperature extreme। अब क्या होता है कि मान लें टेम्परेचर हाई है, इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, तो उसमें सुइटेबिलिटी के लिए कि सुइटेबिलिटी क्या है स्टोन की रखना, किस तरह से स्टोन को लेना है, तो वो सब थर्मल एक्सपेंशन पर ही काम होता है, ठीक है। जस्ट हम लोग टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जो कि हमें आगे काम आने वाली, ठीक है। सारे हम लोग देख रहे हैं। आपको एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ, ओवरव्यू कर दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या बताना चाहा है आपको। एक बार देख ले, देख सकते हैं आप, टेस्ट ऑफ स्टोन है ना, तो मैंने आपको दिखाया था ये सब चीज़, है ना, मैंने बताया था कि सारी टर्मिनोलॉजी को चेक करेंगे, ठीक है। तो बस इसी को मैं आप लोग को टर्म में समझा रहा हूँ कि है क्या वन डेफिनेशन में। ओके, बाद धीरे धीरे सब लेके चलेंगे, बारीकी से चलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से इजी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वेदरिंग प्रॉपर्टीज, वेदरिंग में आप इसको केमिकली बोल सकते हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज या वेदरिंग, जो मौसम के इफेक्ट से क्या क्या इसमें असर आते हैं, हाँ, या खास करके आप लोग केमिकली बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं, हमने देख लिया वो, इससे पहले मैकेनिकल और उससे पहले ये फिजिकल, है ना, फिजिकल दिख चुका। तो अब है वेदर या केमिकल बोल सकते हैं। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इसके अंदर। द प्रॉपर्टी यूजफुल टू एसेस द रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन टू वेदरिंग इन टर्म्स ऑफ साइक्लिंग एक्शन ऑफ फ्रीजिंग एंड थोइंग। फ्रीजिंग एंड थोइंग आप लोग जानते हैं, फिजिक्स का टर्म है, फ्रीजिंग होना और थोइंग होना, ठीक है। ओस जिस स्टेप्स को बोलते हैं, फ्रीजिंग ओस से होना शायद, वो ओस को बोलते हैं शायद। तो आप देख सकते हैं उसमें एक फ्रॉस्ट आता है तो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है, उसकी चेक करना है, ठीक है। साइक्लिंग एक्शन में आती है, फ्रॉस्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड एक्शन एजिंग रेजिस्टेंस। अब वेदरिंग है तो सल्फर डाइऑक्साइड के एजेंट जो है इसमें एक्शन में आएगा, है ना, क्योंकि अब वेदरिंग में है तो इसको तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू एसेस द रिलेटिव रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन टू डैमेज बाय सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए स्टोन है, स्टोन पे इफेक्ट पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड का, तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स होती है वो डिफर होने लगती है। डिफर मतलब वो एक दूसरे से, मतलब इसकी ठोसनेस कम होने लगती है। तो इससे क्या होता है कि उसमें जो है ना वो रेसिस्टेंस कम होने लगती है दोनों की बीच की, तो वो डैमेज भी हो सकता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी आ जाती है बाय द सल्फरस एसिड और या अदर एसिड फ्यूम्स, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको पॉज करके, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड की जो ज़्यादातर इफेक्ट आते हैं वो बहुत ही कॉमन हो चुका है सारे। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, सीमेंट प्रॉपर्टीज में यूज करते थे, एग्रीगेट प्रॉपर्टीज में भी देखते थे, तो आगे देखेंगे। खैर, तो आप इसको चीज देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन रेजिस्टेंस क्या है, इसके लिए रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होगी कि रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या। इट यूजफुल टू एसेस
the relative resistance of stone with an open porosity of greater than the 5%। देखो यहाँ बोल रहा है क्या क्या, इसकी रिलेटिव रेसिस्टेंस ऑफ स्टोन विथ एन ओपन पोरोसिटी ऑफ ग्रेटर देन 5%। याद रखना, ग्रेटर देन 5%। मीजर इन अकॉर्डिंग विद द डैमेज, है ना, अकॉर्डिंग विद टू डैमेज कॉज बाय द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी पोरोसिटी ग्रेटर कितना होना चाहिए, 5% से ज्यादा होना चाहिए। किससे, मीजर से, है ना। अगर क्रिस्टलाइजेशन मेजर कर रहे हैं तो उसकी 5% ज्यादा होनी चाहिए, तभी अच्छी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाए होगी उसमें। ठीक है, तो स्टोन में ये सब प्रॉपर्टीज आते हैं जो कि स्टोन को वीक या कमजोर या एप्लीकेशन में हमें दिक्कत होती है, तो इस चीज को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये सब देखेंगे आगे, बारीकी से देखेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं है। Salt mist aging. Salt mist aging, this property is useful to assess the relative resistance of stone to aging by the salt mist। अब salt mist इसके अंदर होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, उससे प्रोटेक्ट करना, उसमें रेजिस्टेंस, उसको रेजिस्टेंस देना। अब क्या रेजिस्टेंस देंगे, क्या मेथड देंगे, वो तो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ टर्म देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी यूजफुल टू है क्या, रिलेटिव रेजिस्टेंस, है ना। तो ये सब टर्म था, टर्मिनोलॉजी था, बाकी आगे हम लोग देखेंगे। ये आपके लिए एक बार ओवरव्यू कर लें। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए फिजिकल था, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देख लिया पूरा, डेंसिटी, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, आपको बारीकी से बताया जा रहा है, आपको कुछ दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, ये टर्म्स है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में तैयारी करने की इतना जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, और इसके मैं दिखाता हूँ पीछे, ये ओवरव्यू है ना। हम लोग ओवरव्यू देख कर लेते एक बार। एब्रेशन टेस्ट किया हमने, ऊपर टेस्ट टेंसाइल देखा। ठीक है, तो ये सब जो है आपको हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना। तो ये आप टर्मिनोलॉजी है, आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से आगे हमें आगे करना है। तो उम्मीद है अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ 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 आप सब लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट होगा। और उम्मीद आप हमें, मैं आपको हर वीडियो से बोल रहा हूँ कि उम्मीद रखें आपको कहीं से कोई क्लास करने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ और बारीकी से बता रहा हूँ। बस आप एक बार, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप बारीकी से देख लेंगे एक बार, तो आप बेफिक्र रहे, आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं अच्छे बुक्स से ही इसका रिकमेंडेशन करता हूँ और मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना, बाय बाय, जय हिंद। हिंद।